अनंत भी, मैं वेद और पुराण हूं, अर्पण भी हूं, समर्पण भी मैं, ममता की मैं खान हूं, यामिनी हूं, दामिनी भी मैं, नारी नहीं जहान हूं। नमस्कार, मैं अदिति नागर और आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। महिला दिवस पर देश दुनिया में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम भारत माता की उन बेटियों को याद करें जिन्होंने इतिहास बदला, जो पुरुष प्रधान समाज में नायिका बनकर उभरी। वैसे तो प्राचीन भारत का अगर इतिहास खंगालेंगे तो गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति, अदिति, विद्योत्मा, भारती की कहानियों से भरा हुआ है। और ये वो नारी शक्तियां थीं जिन्होंने वेद के लेखन में मददगार बनने से लेकर शास्त्रार्थ तक में हिस्सा लिया था। लेकिन इसी भारत में एक वक्त वो भी आया जब सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों ने महिलाओं पर प्रहार किया। लेकिन नारी तो शक्ति स्वरूप है और फिर उसकी उड़ान को कौन रोक सकता है। और अब एक बार फिर महिलाएं इतिहास लिख रही हैं। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर आपको आजाद भारत की उन 5 बेटियों की कहानी सुनाऊंगी जिससे सीखने को बहुत कुछ है, जिससे प्रेरणा लेने के लिए हमारे लिए बहुत कुछ है। प्रेरणा लेकर देश की हर बेटी सियासत के गलियारों में अपना भाग्य खुद लिख सके। हमारी कोशिश रही है कि जो आदर्श हमारे महान नेताओं ने हमारे सामने और देश के सामने रखे, उस ही पथ पर हम कदम आगे बढ़ाएं। अब आजाद भारत की राजनीति में महिला चेहरे की अगर तलाश करें तो आपको शुरुआत करनी होगी इंदिरा गांधी से। अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री। कुछ लोगों को इंदिरा गांधी आपातकाल की याद दिलाती, तो कुछ लोगों को वो आयरन लेडी नजर आती। अब आपातकाल की खलनायक कहें या आयरन लेडी वाली नायक, भारत की राजनीति में इंदिरा गांधी का कद देश की बेटियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं, न था, न है और आगे भी नहीं। तो सवाल यह है कि आज की नारी इंदिरा गांधी से क्या सीख सकती है। तो एक वक्त ऐसा था कि जब संसद में कम बोलने की वजह से इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक कह दिया गया। लेकिन भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी की भूमिका को देख विपक्ष भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इंदिरा को देश हमेशा एक ऐसी नेता के तौर पर याद रखेगा, याद रखता है जिनके लिए देश सर्वोपरि था। हालांकि उन पर कई आरोप लगते आए और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, ऐसी बात कही गई। चुनाव में कदाचार किया, लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण और रियासतों को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स खत्म करने का फैसला उनकी इच्छा शक्ति का आईना रहा। राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि वो गजब की राजनेता थी। चाहे देश में आपातकाल लगाने का फैसला हो या फिर पंजाब में अलगाववादियों पर किए जाने वाला हमला, एक बार फैसला करने के बाद वो पीछे नहीं हटती। क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो आज इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व वो आईना है जिसमें देश की बेटियों को कई अक्स दिख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले है मुश्किल वक्त में भी हौसला ना खोने की सीख। चाहे लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश की कमान संभालना और पार्टी में गुटबाजी को खत्म करना हो, इंदिरा गांधी दोनों ही मोर्चे पर कामयाब रही।
और इसी तरह देश हित में साहसिक फैसला लेने की उनकी क्षमता। 1971 की जंग हो, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार का निर्णय हो, इंदिरा गांधी के ये कदम देश की बेटियों को ये सीख दे सकते हैं कि देश हित के लिए अगर जंग भी जरूरी हो तो पीछे ना हटें। हर हाल में धैर्य ना खोने की सीख इंदिरा गांधी से मिलती है। और अगर मैं ये कह रही हूं तो यूं ही नहीं, जरा याद कीजिए अमेरिका में जब राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से इंदिरा गांधी की मुलाकात हुई। 1971 की जंग से पहले जब इंदिरा गांधी अमेरिका गईं तो रिचर्ड निक्सन ने उन्हें अपमानित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी ने धैर्य नहीं खोया। और इतना ही नहीं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण हो या फिर प्रीवी पर्स खत्म करने की बात, इंदिरा गांधी की इसी अंदाज ने उनको आयरन लेडी का खिताब दिलाया। और इसी वजह से इंदिरा गांधी की गिनती देश के इतिहास में सबसे कामयाब महिला नेताओं में होती है। देश की इन कामयाब महिला नेताओं में इंदिरा गांधी के बाद बहुत से लोगों के लिए सुषमा स्वराज का नाम आता है। 1977 में 25 साल की उम्र में उन्होंने हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। और सिर्फ 25 साल की उम्र में चौधरी देवीलाल सरकार में राज्य की श्रम मंत्री बनकर सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने की उपलब्धि भी हासिल कर ली। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठन पर सुषमा बीजेपी में शामिल हो गईं और फिर अंबाला से दोबारा विधायक चुनी और बीजेपी लोकदल सरकार में शिक्षा मंत्री बनाई गई। 1990 में सुषमा राज्यसभा की सदस्य बनी और 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1996 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीती और फिर सुषमा स्वराज अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री भी बनी। और इसी दौरान उन्होंने लोकसभा में चल रही डिबेट के लाइव प्रसारण का फैसला किया था। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का खिताब भी सुषमा स्वराज के पास है। 2009 में 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा भी रहा और 2014 में मोदी मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय भी सुषमा स्वराज ने संभाला। 7 बार सांसद और 3 बार विधायक बनकर सुषमा स्वराज ने यह बताया कि हिंदुस्तान की महिलाएं चौखटों की बेड़ियों में बंधने वाली नहीं। अपने लंबे सियासी सफर में सुषमा स्वराज की बेटियों के लिए कई सीख छोड़ के गई हैं वो देश की बेटियों को। लेकिन मेरा मानना है कि उनकी सबसे बड़ी सीख ये रही कि अगर इरादा पक्का हो तो उम्र मायने नहीं रखती। और शायद इसी सोच के साथ ना सिर्फ सुषमा स्वराज 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी, बल्कि सोनिया गांधी सरीखी दिग्गज नेता को बेल्लारी सीट पर जाकर चुनौती भी दी। आज सुषमा स्वराज की सियासी लेगेसी को उनकी बेटी बांसुरी स्वराज आगे लेकर जा रही है और दिल्ली वालों को उम्मीद है कि अपनी मां की तरह वो भी एक कद्दावर सियासतदान बनेगी। जब हम सुषमा स्वराज से मिला करते थे तो मुझे याद है कि वो ये बताती थी कि वो चुनाव प्रचार के दौरान पहले अलग अलग राज्यों में, हरियाणा में चुनाव प्रचार पर जाती थी, घर आती थी, अपनी बेटी अपने परिवार का ध्यान रखती थी। यहाँ तक कि उनके बच्चे कहते थे कि वो उनके हाथ का खाना खाएंगे तो वो घर में घुसते ही किचन में खाना भी बनाते। अगर आप आज भी स्पीचेस देखें जो इम्पैक्ट छोड़ती हैं देश की सियासत में, तो सबसे पहले आपकी सर्च में सुषमा स्वराज की वो कद्दावर नेता जिस तरीके से भाषण दिया करती थी लोकसभा के अंदर, और फिर जब वो नेता प्रतिपक्ष बनी और आप जब उस समय के किस्से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे नेता प्रतिपक्ष सत्ता और विपक्ष के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, किस तरीके से उनकी जो वाक चातुर्य थी, उनकी स्पीच डिलीवरी थी। ये तमाम वो चीजें हैं जो सुषमा स्वराज आज देश की बेटियों को ये सीख देती हैं कि एक ओवरऑल व्यक्तित्व क्या होता है। आप राजनीति हो, घर हो, परिवार हो या देश में एक विजन की तरह लीडर हो, किस तरीके से सुषमा स्वराज की कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ समेट के आगे बढ़ी। और आज भी जब उनकी तस्वीर देखते हैं तो वो तमाम बातें सामने, आंखों के सामने नजर आती हैं। अब इसी तरह देश की राजनीति से जुड़ी एक महिला चेहरा वसुंधरा राजे।
राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे। राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी है वसुंधरा राजे। आपातकाल के दौरान जब राजमाता विजया राजे को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी के साथ राजनीति में वसुंधरा राजे की एंट्री। 1984 साल 1984 उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता ली और एक ही साल में वसुंधरा राजे बीजेपी के युवा मोर्चा की अध्यक्ष बनी। 1984 में ही धौलपुर से 8वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस और राजीव गांधी की लहर चल रही थी, तब भी कांग्रेस वसुंधरा राजे को रोक नहीं सकी। पूरे देश में कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की जीत हुई और इस कामयाबी की वजह से 1987 में वसुंधरा राजे को राजस्थान बीजेपी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। फिर 1998 में वाजपेयी सरकार में वसुंधरा राजे सांसद बनी और साथ ही राज्य मंत्री भी बनी और दिसंबर 2003 से 2008 और फिर 2013 से 2017 तक राजस्थान की पहली और इकलौती महिला मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का रिकॉर्ड आज भी वसुंधरा राजे के पास है। वसुंधरा राजे का राजनीतिक सफर भी देश की बेटियों के लिए किसी सीख से कम नहीं। वसुंधरा राजस्थान की धरती से आती है। राजस्थान के पुरुष प्रधान समाज में उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह बनाई। अब वैसे तो सिखाने के लिए वसुंधरा राजे के पास अनुभव का पिटारा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मजबूत राजनीतिक शख्सियत में उनकी सारी खूबियां सिमट आती हैं। और अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैंने वसुंधरा राजे से आंखों में आंखें डालकर सच बोलने का हुनर सीखा है। राजपूताना अपनी वीरता के लिए विख्यात है और यही वीरता वसुंधरा राजे की शख्सियत का सबसे अहम पहलू है। राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुजरों की समधन कही जाने वाली वसुंधरा राजे किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करती है। वो हारती नहीं, या तो वो जीतती हैं या फिर सीखती है। ये है जो आज की महिला, आज की देश की बेटी वसुंधरा राजे के व्यक्तित्व से सीख सकती है। और ऐसा नहीं, वसुंधरा राजे गजब की टीम लीडर। दशकों से मैंने उनके राजनीतिक सफर को बतौर पत्रकार देखा, सीखा, उनके आसपास की उनकी टीम को समझा, तो मुझे समझ आया कि किसी भी एक मजबूत टीम लीडर की जो क्वालिटी है वो यही है कि वो अपनी टीम को साथ लेकर चलती है। चाहे 2 दशक पहले हो, 3 दशक पहले हो, 4 दशक पहले हो, वसुंधरा राजे की वही टीम आज भी उनके साथ है। इसीलिए एक लीडर की क्वालिटी है कि वो अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं और जो उनके साथ नहीं है वो इस बात के लिए दुखी हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम उनके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, वसुंधरा राजे होल्ड्स ग्रेस। विधानसभा में आज भी अगर कोई नई महिला नेत्री आती है जो राजनीति के सफर की शुरुआत करती है, वो मन में वही बात लेकर आती है कि एक दिन मैं वसुंधरा राजे जैसी बनूंगी और वसुंधरा राजे जैसी दिखूंगी। मैंने बहुत सारे उदाहरण राजस्थान की धरती पर वसुंधरा राजे के लिए देखे हैं। ऐसी बातें सुनी हैं जब वो अपनी शुरुआती दौर में थी, तो कई ऐसी बातें वसुंधरा राजे को कही गई। पर अगर उस दिन वो उन सारी बातों को, जब वो ऊपर चढ़ रही थी, उनके पैर को नीचे खींचा जा रहा था, उन सारी बातों को वो सुनती, तो आज वो वसुंधरा राजे नहीं कहलाती। उन्होंने कभी भी कोई भी ऐसी नेगेटिव गलत बात नहीं सुनी और केवल अपने विजन के साथ आगे बढ़ती रही। और इसीलिए तमाम ये सारी वो खूबियां हैं जो आज हमें, आपको या देश की बेटियों को समझनी हो कि दुनिया जमाना कहता रहेगा, आपको आगे बढ़ते रहना है, देश हित के लिए, समाज हित के लिए और महिलाओं को सीख देने। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं एक छोटा सा हिंट दूंगी। ऐसी महिला के बारे में बात होगी जो राजनेता हैं, उनका परिवार लेकिन राजनीति से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखता।
पिता एक डाकघर के कर्मचारी हुआ करते थे। वो खुद एक दलित परिवार की आम लड़की थी, लेकिन किसने सोचा था कि राजनीति से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखने वाले एक डाकघर के कर्मचारी की दलित लड़की एक दिन सियासत के लिहाज से भारत के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। और हमारा इशारा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष मायावती की तरफ है। 3 जून 1995 को पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और उसके बाद से 4 बार मायावती यूपी की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी। 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मायावती ने अपनी LLB की डिग्री पूरी करी। उस वक्त मायावती की इच्छा एक IAS अधिकारी बनने की थी। 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। काशीराम और मायावती के नेतृत्व में BSP पार्टी की पहली बार 9वीं लोकसभा चुनाव में हिस्सा भी लिया और 1994 में मायावती राज्यसभा की सदस्य भी बनी और फिर 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई और जिसके साथ ही मायावती भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री चुनी गई। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती, और शायद देश की राजनीति हो, मायावती को कोई ना जाने ऐसा हो। और आज भी जब हम बार बार इस पैट्रियार्ची का जिक्र करते हैं, पुरुष प्रधान समाज का जिक्र करते हैं, तो मायावती को याद करते हैं। आज भी मायावती अकेले सारे मोर्चे पर उस पुरुष प्रधान समाज की सोच के साथ लड़ रहे हैं। उनको भी कई बार कई ऐसे आरोप लगे, कई ऐसी बातें कही गई, लेकिन तब मायावती ये वो सब सुनकर नहीं रुकी और आगे बढ़ती गई। सब कुछ एक समय अभी हाल में आया जब बसपा का सब कुछ खत्म हो गया। मायावती और मायावती की पार्टी पर सवाल उठने लगे, लेकिन फिर हर बार चुनाव होता है और मायावती खड़ी हो जाती है अकेली और एक टीम लीडर की तरह बसपा को आगे बढ़ाती जा रही है। देश की सफलतम सीएम मानी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस समय गुंडा राज हुआ करता था, आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बदला, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी सोच से, विजन से। तो मायावती आज देश की बेटियों को बहुत कुछ सिखा सकती हैं। मायावती की जीवन से, मायावती की तमाम क्वालिटीज से देश की बेटियां बहुत कुछ सीख सकती हैं। अब मायावती की एंट्री की तरह ही दक्षिण में जयललिता का राजनीति में आना भी इस इशारे से कम नहीं कि महिलाएं चाहे तो अपने दम पर अपनी पहचान बनाना जानती। जयललिता एक ऐसी महिला नेता की छवि रखती हैं जो फौलादी इरादे के साथ सत्ता की बागडोर संभाल सकती और जरूरत पड़ने पर कठिन फैसले भी ले सकती। अपने राजनीतिक गुरु MG रामचंद्रन की तरह भी वो भी फिल्मों से ही सार्वजनिक जीवन में आई और ये बात में कोई दौराय नहीं कि कभी कोई राजनीतिक जीवन में आता है और खास तौर पे फिल्मी जीवन से, तो उसके लिए जो राह है वो इतनी आसान नहीं होती। तमाम सवाल जयललिता से भी पूछे गए और उसके बावजूद जयललिता आगे बढ़ती रही। मैसूर में संध्या और जयरामन दंपत्ति के ब्राह्मण परिवार में जन्मी जयललिता की शिक्षा चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में हुई। 1982 में MG रामचंद्रन उन्हें राजनीति में लेकर आए। उन्होंने जयललिता को राज्यसभा का सदस्य बनाने के साथ ही पार्टी का प्रचार सचिव भी नियुक्त किया गया, जिसमें जयललिता का पलड़ा भारी रहा और 1991 में वो पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री चुनी गई। वो तब चुनी गई जब तमिलनाडु का हर एक राजनेता ये कहता था कि जयललिता को विधानसभा में घुसने नहीं दिया जाएगा और फिर उन्होंने ये शपथ खाई कि अब मैं मुख्यमंत्री बनकर ही विधानसभा में घुसूं और वो हुआ। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे, उनको सामना भी करना पड़ा। 1996 में वो चुनाव भी हारे। 2001 में वो एक बार फिर उभरी और दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा और कुछ समय के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। इस बीच राष्ट्रीय स्तर पर जयललिता बीजेपी के करीब आई और उन्होंने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया। लेकिन इन तमाम उतार चढ़ाव के बीच भी जयललिता ने राजनीति में अपनी खुद की जगह और पहचान बनाई और ऐसी पहचान कि जब जयललिता का निधन हुआ तो पूरे तमिलनाडु में शोक था और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
सड़कों पर पूरा तमिलनाडु आ गया था और सब उनको अम्मा कहकर याद करते। और शायद पूरे तमिलनाडु की जनता को उस शोक से उभरने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा, क्योंकि अम्मा कही जाने वाली जयललिता वास्तव में अपने आखिरी के कुछ सालों में राजनीतिक जीवन, जिसका असली उद्देश्य है जनता की सेवा, वो करने में जुट गई। मायावती और जयललिता, वैसे तो इन दोनों की शख्सियत में उत्तर दक्षिण का फर्क है, लेकिन इन दोनों सियासी दिग्गजों ने समाज की बेड़ियां तोड़ी और अपनी अपनी जगह पर दोनों ने हालात को अपने वश में किया और फिर सियासी सूरमा बने। और इसीलिए इन दोनों का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि हार न मानो, हमेशा नई राह ढालो, फिर काल अपने कपाल पर खुद तुम्हारी कामयाबी की इबारत लिखे। तो आज हमने इन 5 महिला नेताओं के बारे में चर्चा की, उनके जीवन काल पर जिक्र किया और इन 5 में जो कॉमन बात नजर आई, जो आज आपको, हमें, देश की बेटियों को सीखने योग्य है, वो है दृढ़ इच्छा शक्ति, नैतिकता के साथ। हम अक्सर जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते नैतिकता को बैक सीट पर रख देते हैं, लेकिन चाहे इंदिरा गांधी हो, वसुंधरा राजे हो, मायावती हो, नैतिकता के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति, विजन, टीम लीडरशिप, ये तमाम वो चीजें हैं जिसके साथ आज वो बनी जो शायद हमें उनके व्यक्तित्व से सीखकर आगे बढ़ना होगा। और वैसे भी ये कहानियां भर नहीं, ये इस बात का सबूत हैं कि आज के भारत में महिलाएं अपनी जगह बनाने के लिए और पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर आगे आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ना सिर्फ वो राजनीति में अपनी पहचान बना रही, बल्कि राजनीति में नेताओं की किस्मत का फैसला भी सुना रहे, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1971 के बाद महिला वोटर्स की संख्या में करीब 236% की ग्रोथ हुई है, यानी 50 सालों में करीब 2.5 गुना। सच तो यह है कि बहुत वक्त लग गया महिलाओं को अपनी जगह को समझने में। बेशक संविधान ने तो ये बहुत पहले कह दिया था कि औरत और मर्द बराबर है, और दशकों से महिलाएं कामयाबी की आसमान को छूती रही। कुछ मिसाल मैंने आपको आज आपके सामने रखी, इस उम्मीद से कि कुछ मिसाल हम में से कोई बनेगा। जरूरी नहीं कि ये राजनीति में आकर ही संभव हो। देश की बेटियां आज हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। वो खेल में अव्वल हैं, वो बिजनेस में कामयाब हैं, वो सेना में अपना परचम लहरा रही हैं, वो अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं। और मैं यकीन के साथ कहना चाहूंगी, मत टोको मुझे, मत रोको मुझे, भरने दो मुझे उड़ान, क्योंकि मैं ही हूं सारा आसमान।